मैडम, इस पागल भिखारी के पास मत जाना, ये बहुत खतरनाक है और चोर भी है। रुको, जैसे तुम पागल कह रहे हो, उसके हाथ पर तो वही जले का निशान है जो मेरे खोए हुए बेटे विजय के हाथ पर था। सावित्री देवी की आवाज में एक अजीब सी कंपन थी। शहर की सबसे सख्त और सम्मानित जिला न्यायाधीश, जिनके एक फैसले से बड़े बड़े अधिकारी थर थर कांपते थे, आज एक मंदिर की सीढ़ियों पर एक मैले कुचैले भिखारी को देखकर जड़ हो गई थी। हटो हटो यहाँ से, मैडम साहिबा को रास्ता दो। और तू पागल कहीं के, कितनी बार कहा है कि जब वीआईपी लोग आए तो यहाँ से दूर रहा कर। सावित्री देवी का पीए, निजी सहायक राकेश उस भिखारी को लात मारने ही वाला था कि सावित्री देवी ने उसका हाथ थाम लिया। उनकी नजरें उस भिखारी के दाहिने हाथ की कलाई पर टिकी थी। मैल और मिट्टी की परतों के नीचे चमड़ी पर एक पुराना जले का निशान साफ चमक रहा था। बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा 15 साल पहले दिवाली की रात उनके इकलौते बेटे विजय के हाथ पर बना था। राकेश, गाड़ी रोको, मुझे अभी इसी वक्त इस लड़के से बात करनी है। लेकिन जैसा ही हुआ, हमें देर हो रही है। आज आपकी बड़ी मीटिंग है और ये आदमी, यह तो मानसिक रूप से बीमार लगता है। देखिए ना कैसे साल में मुंह छिपा कर बैठा है। सावित्री देवी ने किसी की नहीं सुनी। वह अपनी कार का दरवाजा जोर खोल कर बाहर निकली। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक माँ का दिल गवाही दे रहा था, लेकिन दिमाग कह रहा था कि विजय तो 15 साल पहले एक रेल हादसे में मर चुका था। पुलिस ने यही फाइल बंद कर दी थी। तो फिर यह कौन है? वह धीरे धीरे उस भिखारी के पास गई। उसके बाल उलझे हुए थे, कपड़े चिथड़े हो चुके थे और वह लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? भिखारी ने डर कर अपना चेहरा और छिपा लिया। वह कांप रहा था जैसे उसे किसी ने बहुत मारा हो। डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, बस अपना चेहरा दिखाइए। तभी पीछे से एक और आदमी आया। यह सावित्री देवी का भतीजा कुंदन था। कुंदन ही सावित्री देवी की सारी जायदाद और घर की देखरेख करता था, क्योंकि सावित्री का अपना कोई वारिस नहीं बचा था। कुंदन की आंखों में उस भिखारी को देखकर खौफ और गुस्सा दोनों दौड़ गया। बुआ जी, आप कहाँ इन भिखारियों के चक्कर में पड़ रही हैं? चलिए घर चलिए, यह लोग पाखंडी होते हैं, निशाना बनाकर भीख मांगते हैं। कुंदन ने जबरदस्ती सावित्री देवी का हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी की तरफ खींचा। सावित्री देवी की नजर उस भिखारी से हट ही नहीं रही थी। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, उस भिखारी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक खालीपन था, लेकिन उन आंखों में बनावट बिल्कुल सावित्री के पति जैसी थी। गाड़ी में सन्नाटा था। कुंदन बार बार रियर व्यू मिरर से देख रहा था और पसीने पोंछ रहा था। सावित्री देवी ने अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ नोट करने लगी। कुंदन, तुम्हें याद है विजय के जाने के बाद पुलिस ने हमें कभी उसकी लाश नहीं दिखाई थी, बस कपड़े और कुछ सामान दिखाकर फाइल बंद कर दी थी। बुआ जी, अब उन पुरानी बातों को कुरेदने से क्या फायदा? 15 साल हो गए, वह हादसा बहुत भयानक था। आप खुद को तकलीफ क्यों दे रही हैं? सावित्री देवी चुप रही, लेकिन उनका न्यायिक दिमाग अब जाग चुका था। एक माँ की ममता और एक जज की तर्क शक्ति दोनों एक ही नतीजे पर पहुंच रही थी। वह लड़का कोई साधारण भिखारी नहीं था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता और परिवार से दिल से प्यार करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही भावुक कहानियां लाने की प्रेरित करता है। रात को सावित्री देवी को नींद नहीं आई। वह बार बार करवटें बदल रही थी। उनकी अंतरात्मा कह रही थी कि जिसे उन्होंने आज मंदिर पर देखा वह उनका अपना खून है। दूसरी तरफ कुंदन अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहा था। अरे बेवकूफ़ों, मैंने तुम्हें उस पागल को शहर से बाहर छोड़ने के पैसे दिए थे, वह आज मंदिर पर कैसे पहुंच गया? अगर बुआ जी को पता चल गया कि वह विजय है और मैंने ही 15 साल पहले उसे अगवा कर आकर पागल घोषित करवा दिया था, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, सारी जायदाद हाथ से निकल जाएगी। कुंदन गुस्से में लाल पीला हो रहा था। उसे लगा था कि विजय याददाश्त खो चुका है और अब वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, वह उसी मंदिर पर भीख मांग रहा था जहां सावित्री देवी हर सोमवार दान देने जाती थी। सुनो, आज रात ही काम तमाम करना होगा। मैं कुछ नहीं जानता, उस पागल पर चोरी का इल्जाम लगाओ या कुछ भी करो, उसे पुलिस के हवाले करो और हाँ, थानेदार से कह देना है कि इसे ऐसी काल कोठरी में डाले कि यह वहीं सड़कर मर जाए। अगली सुबह सावित्री देवी नाश्ते की मेज पर बैठी थी, तभी उनका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ शहर के इंस्पेक्टर का फ़ोन था। जय हिंद मैडम, माफ़ी चाहता हूँ आपको परेशान किया, लेकिन एक अजीब मामला आया है। हमने मंदिर के पास से एक चोर को पकड़ा है। उसमें वहाँ आए एक सेठ की सोने की चेन चुराई थी, लेकिन जब हम उसे थाने लाए तो वह बार बार आपका नाम ले रहा था। वो कह रहा था, माँ माँ। सावित्री देवी के हाथ से चाय का कप छूट गया। मैं अभी आ रही हूँ इंस्पेक्टर, उसे हाथ भी मत लगाना। बुआ जी, क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हैं? कुंदन ने घबराते हुए पूछा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा कुंदन, शायद आज 15 साल पुराने उस हादसे का सच सामने आने वाला है। सावित्री देवी की आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि कुंदन मना नहीं कर सका, लेकिन मन ही मन वह खुश था। उसने सोचा कि अब तो विजय पर चोरी का इल्जाम लग गया है, बुआ जी खुद उसे जेल भेजेंगी। एक जज होकर वह एक चोर को अपना बेटा कैसे मानेंगी? थाने का माहौल गर्म था। एक कोने में वह भिखारी विजय जमीन पर बैठा था, उसके गाल पर थप्पड़ के निशान थे। पुलिस वालों ने उसे मारा था। जैसे ही सावित्री देवी अंदर दाखिल हुई, पूरा थाना खड़ा हो गया। मैडम, ये देखिए, इसके पास से सोने की चैन बरामद हुई है। ये एक नंबर का सातिर चोर है और नाटक ऐसे कर रहा है जैसे मानसिक संतुलन खो बैठा हो। इंस्पेक्टर ने चेन मेज पर रखी। सावित्री देवी ने चेन को नहीं, उस लड़के को देखा। वो लड़का कोने में दुबका हुआ था, लेकिन सावित्री को देखते उसकी आंखों में एक चमक आ गई। माँ, गुड़िया। उसने अपनी फटी हुई जेब से एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की गुड़िया निकाली। वह गुड़िया सावित्री देवी ने विजय को उसके 10वें जन्मदिन पर दी थी, यह कहकर कि वह इसे अपनी छोटी बहन, जो कभी हुई ही नहीं, के लिए संभाल कर रखे। सावित्री देवी ने सब्र का बांध टूट गया। वह दौड़कर उस लड़के के पास गई और उसे गले लगा लिया। पुलिस वाले हैरान थे। कुंदन के पैर तले जमीन खिसक गई। यह चोर नहीं है इंस्पेक्टर, यह मेरा बेटा है, मेरा विजय।
लेकिन मैडम इसके पास चोरी का माल मिला है, कानून सबके लिए बराबर है, ये आप ही ने हमें सिखाया है। इंस्पेक्टर असमंजस में था। सावित्री देवी खड़ी हुई। अब वह एक माँ नहीं, एक जज की मुद्रा में थी। कानून सबूत मांगता है इंस्पेक्टर, और सबूत यह है कि यह चेन इसके पास रखी गई थी। आप ये कैसे कह सकती हैं बुआ जी? कुंदन ने बीच में बोलने की कोशिश की। यह पागल है, इसने चुराई होगी। आप ममता में अंधी हो रही हैं। चुप रहो कुंदन। सावित्री देवी की आवाज़ में थाने की दीवारों को उठी। इंस्पेक्टर, इस थाने के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज अभी मंगवाई। मुझे पता चला है कि कुंदन का ड्राइवर आज सुबह मंदिर के पास देखा गया था। कुंदन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे नहीं पता था कि बुआ जी ने आते वक्त ही अपने गुप्त सूत्रों से जांच शुरू कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि कुंदन का ड्राइवर भीड़ का फायदा उठाकर इस भिखारी विजय की जेब में वह चेन डाल रहा है और फिर खुद ही शोर मचा रहा है, चोर चोर। दोस्तों, सच कभी नहीं छुपता है, चाहे उसे सोने की जंजीरों से ही क्यों न जकड़ दिया जाए। कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर हम आ चुके हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। सावित्री देवी ने कुंदन की ओर देखा। उनकी आंखों में अब भतीजे के लिए प्यार नहीं बल्कि एक अपराधी के लिए घृणा थी। तो यह था तुम्हारा खेल। 15 साल पहले जब विजय स्कूल ट्रिप पर गया था तो एक्सीडेंट की खबर तुमने दी थी, तुमने ही लाश की पहचान की थी। मैं तो सदमे में थी, मैंने तुम पर भरोसा किया। तुम मेरी दौलत के लिए इतने गिर गए कि मेरे जीते जागते बेटे को पागल खाने भिजवा दिया। कुंदन गिड़गिड़ाने लगा। बुआ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। मैंने सोचा था कि विजय मर जाएगा तो सब मेरा हो जाएगा, लेकिन यह तो बच गया। तो मैंने इसे सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया ताकि इसकी याददाश्त कभी वापस ना आए। सावित्री देवी ने इंस्पेक्टर की ओर इशारा किया। इंस्पेक्टर, यह आदमी मेरे लिए अब मेरा भतीजा नहीं है, यह अपहरण, हत्या की साजिश और एक निर्दोष को फंसाने का मुजरिम है। इसे अभी के अभी गिरफ्तार कीजिए और इस पर वो सभी धाराएं लगाइए जो एक कठोर अपराधी पर लगती है। मैं खुद सुनिश्चित करूंगी कि इसे उम्र कैद से कम सजा ना मिले। पुलिस ने कुंदन को हथकड़ी लगा दी। जिस लालच के लिए उसने भाई जैसे विनय की जिंदगी बर्बाद की, आज उसी लालच ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। सावित्री देवी फिर से विजय के पास गई। विजय अभी भी डरा हुआ था। उसने वह टूटी हुई गुड़िया माँ की हथेली पर रख दी। माँ, घर। सावित्री देवी की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने विजय का माथा चूमा। हाँ बेटा, घर। अब हम घर चलेंगे। अब तुझे कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता, न कोई कुंदन, न कोई दुनिया की ताकत। सावित्री देवी विजय को लेकर अपनी कार में बैठी। जिस बेटे का श्राद्ध वह 15 साल से कर रही थी, आज वह उनके बगल में बैठा था। हालांकि विजय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसे बहुत इलाज और प्यार की जरूरत थी, लेकिन एक माँ के लिए उसका प्यार वापस मिल जाना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगले कुछ महीनों में देश के सबसे बड़े डॉक्टरों ने विजय का इलाज किया। माँ की ममता और दवाओं ने असर धीरे धीरे विजय की याददाश्त लौटनी शुरू कर दी। वह पूरी तरह ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन अब वह अपनी माँ को पहचानता था और उसके साथ खुश रहता था। सावित्री देवी ने अपनी सारी संपत्ति विजय के नाम ट्रस्ट में डाल दी और अपना बाकी जीवन अपने बेटे की सेवा और गरीबों को न्याय दिलाने में लगा दिया। कुंदन को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जेल की 4 दीवारों में अब वह अपनी किस्मत को कोसता रहता है। निष्कर्ष दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। खून के रिश्ते केवल डीएनए से नहीं बल्कि दिल की धड़कनों से जुड़े होते हैं। कुंदन ने दौलत के लिए अपने भाई का जीवन नर्क बना दिया, लेकिन अंत में उसे क्या मिला? सिर्फ बर्बादी और एक माँ की ममता, जिसने 15 साल बाद भी भिखारी के भेष में छिपे अपने बेटे को एक ज्वेले के निशान से पहचान लिया। सच्चा धन परिवार है, दौलत नहीं। जो अपनों के साथ बुरा करता है उसका अंत भी बुरा ही होता है। अगर इस कहानी में आपकी आंखों में भी नमी ला दी है तो कृपया कमेंट में माँ जरूर लिखें। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचते। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।